नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंस पे। उम्मीद है आप स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हम एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। उससे पहले हम आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हम आप सभी को देते हैं। और आज का वीडियो जो है हमने क्लास 6 की चैप्टर जो है वो 5 से लिया है, जिसका नाम है आपका राज, राजा और नए गणराज। इसमें जो है प्राचीन गणराज तो इसकी प्रैक्टिस सेट हम आपको लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी जो है वो 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इससे रिलेटेड। आज ये 5वां वीडियो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी इसका लाभ ले पाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। हम करंट अफेयर्स की ही सीरीज दूसरी साइड चला रहे हैं, तो उसको भी जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ग्राम भोजक का मुख्य कार्य क्या होता था? आपके पास ऑप्शन है, राजा के लिए कर वसूलना, न्याय करना और पुलिस का काम संभालना। दूसरा, केवल खेती करना, केवल मंदिरों में पूजा करना या केवल बर्तन बनाना। तो सही आंसर हो जाएगा राजा के लिए कर वसूलना, न्याय करना और पुलिस का काम संभालना। ये भी ग्राम भोजक का मुख्य कार्य होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम भोजक के अलावा स्वतंत्र कृषकों को क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है, गृहपति कहा जाता था, कमकार कहा जाता था, दास कहा जाता था या सार्थवाह कहा जाता था। तो ग्राम भोजकों को और के अलावा स्वतंत्र कृषकों को गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ दिया कि गृहपति मुख्यतः किस प्रकार के लोग होते थे, तो आपके पास ऑप्शन होंगे, छोटे और स्वतंत्र किसान, बड़े जमींदार होते थे, राजा के मंत्री होते थे या विदेशी व्यापारी होते थे। तो सही आंसर हो जाएगा छोटे और स्वतंत्र किसान जो है वो गृहपति कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में व्यापारिक काफिले के नेता को क्या कहा जाता था? जो महाजनपद काल में व्यापारिक काफिला का जो नेता होता था उसको क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है, सार्थवाह कहा जाता था, श्रेष्ठीन कहा जाता था, ग्रामणी कहा जाता था या गोप कहा जाता था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सार्थवाह कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में नगरों के चारों ओर ईंटों की किलेबंदी का पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपके पास ऑप्शन है, कौशाम्बी इलाहाबाद से मिला है, हस्तिनापुर से मिला है, उज्जैन से मिला है या पाटलिपुत्र से मिला है। तो आपको महाजनपद काल में नगर के चारों ओर ईंट की किलेबंदी का पुरातात्विक साक्ष्य जो है आपको कहाँ से मिला है? तो कौशाम्बी से मिला है, जो इलाहाबाद या प्रयागराज के पास स्थित है। नेक्स्ट देखिए। कौशाम्बी में मिली ईंट की दीवार का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है, 2500 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व या 4000 वर्ष पूर्व। तो सही आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष पूर्व। कौशाम्बी में जो मिली है ईंट की दीवार वो 2500 ईसा पूर्व की मानी जाती है, 2500 वर्ष पूर्व की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद काल में करों का नियमित संग्रह किस बात का सूचक था? इस बात का सूचक था कि वो एक सुदृढ़ राज व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे का विकास होता था। इससे अर्थव्यवस्था का सूचक था, कृषि के विनाश का सूचक था या केवल युद्ध का सूचक था? तो सही आंसर था कि महाजनपद काल में कर के नियमित संग्रह जो है एक सुदृढ़ राज व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे का विकास का सूचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में समाज में महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल की तुलना में क्या बदलाव आया था? यानी जो उत्तर वैदिक काल में समाज में स्थिति थी महिलाओं की और वैदिक काल में समाज में स्थिति थी महिलाओं की, उसमें दोनों में क्या अंतर आया था? आपके पास ऑप्शन क्या है, स्थिति में गिरावट आई और उन्हें यज्ञों और सभाओं में भाग लेने से रोका जाने लगा, स्थिति बेहतर हुई, वे राजा बनने लगी या कोई बदलाव नहीं आया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, वो यज्ञों और सभाओं में भाग लेने से उन्हें रोका जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में ये चीज़ नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी विदेशी महिलाओं जो हैं उसमें योगदान देती हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई और यज्ञों और सभाओं में भाग लेने से उन्हें रोका जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपके पास
ऑप्शन है यज्ञों और अनुष्ठानों के विधि विधानों की व्याख्या करना, युद्ध के नियम बनाना, व्यापार के नियम बताना या औषधियों की जानकारी देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य यज्ञों और अनुष्ठानों के विधि विधानों की व्याख्या करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किन दो महाजनपदों के बीच अक्सर सर्वोच्चता के लिए संघर्ष होता रहा? तो आपके पास ऑप्शन है मगध और अवंती के बीच, कुरु और पंचाल के बीच, गंधार और कंबोज के बीच या मल और अस्मक के बीच। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मगध और अवंती के बीच ये अक्सर सर्वोच्चता के लिए संघर्ष होता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अजात शत्रु किस वंश का शासक था? तो आपके पास ऑप्शन है हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नद वंश या मौज वंश। तो सही आंसर हो गया अजात शत्रु हरेक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य विस्तार के लिए किस राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो आपके पास ऑप्शन है लिच्छवी, कौशल और मद्र के साथ, केवल शक के साथ, केवल यवन के साथ या केवल कुरु के साथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लिच्छवी, कौशल और मद्र के साथ इसने संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महापद्नंद किस वंश का संस्थापक था? तो आपके पास ऑप्शन है नंद वंश का, हर्यक वंश का, मौर्य वंश का या गुप्त वंश का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महापद्नंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा किन नदियों के संगम के पास स्थित है? आपके पास ऑप्शन है गंगा और सोन नदी, गंगा, यमुना और चंबल नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी, झेलम और चिनाब नदी। तो सही आंसर हो जाएगा गंगा और सोन नदी। मगध की जो साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्रा वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में नगर को पुर या नगर कहा जाता था, इसका मुख्य केंद्र क्या होता था? मुख्य केंद्र क्या होता था? आपके पास ऑप्शन है व्यापार, शिल्प और प्रशासन, केवल खेती, केवल जंगल या केवल पशुपालन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाजनपद काल में जो नगरों को पुर या नगर कहा जाता था उसका मुख्य केंद्र होता था व्यापार, शिल्प और प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में अंतर्जित खेड़ा पुरास्थल किस धातु के उपयोग के लिए विशाल साक्ष्य मिले हैं? तो आपके पास ऑप्शन है लोहे के औजार और हथियार के, केवल तांबा के, केवल कांस्य के या केवल सोना के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका पास हो जाएगा लोहे के औजार और हथियार के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में भाग शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो आपके पास ऑप्शन है कृषि कर के लिए भाग शब्द का प्रयोग होता था जो 1/6 होता था उपज का, भूमि के टुकड़ा के लिए प्रयोग किया जाता था, राज्य के हिस्सा के लिए किया जाता था या यज्ञ का हिस्सा के लिए किया जाता था। तो महाजनपद काल में भाग शब्द जो है वो कृषि कर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था जो उपज का 1/6 भाग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में लोहे के फाल से खेती करने से समाज में क्या परिवर्तन आया? तो आपके पास ऑप्शन है खदान उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली और नगरीकरण को बढ़ावा मिला, खेती बंद हो गई, लोग शहर छोड़कर भाग गए या अकाल पड़ गया। तो सही आंसर होगा खदान उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली और नगरीकरण को बढ़ावा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजी संघ के कुल कितने गण या राज शामिल होते हैं? तो वजी संघ में आपके पास 8 गण थे, 4 गण थे, 12 गण थे या 16 गण थे। तो वजी संघ में 8 गण हुआ करते थे जिसको अष्टकुलिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वजी संघ का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली कुल कौन सा था? तो आपके पास ऑप्शन है वो लिच्छवी था, शाक्य थे, ज्ञात्रिक थे या विदेह था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लिच्छवी जो है वो वजी संघ का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली कुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिच्छुओं की राजधानी कौन सी थी? आपके पास ऑप्शन है वैशाली थी, राजगिरी था, चंपा थी या श्रावस्ती थी। तो सही आंसर ये हो जाएगा लिच्छुओं की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अजात शत्रु ने वजी संघ को कमजोर करने के लिए क्या चाल चली थी? आपके पास ऑप्शन है अपने मंत्री वस्कार द्वारा वजी संघ के राजाओं के बीच फूट डलवाई, केवल जल मार्ग बंद किया, विदेशी सेना बुलाई या
पूरी वैशाली को जला दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने मंत्री वर्षकार द्वारा वजीर संघ के राजाओं के बीच फूट डलवाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है बुद्ध के अनुसार वजीर संघ की ताकत का मुख्य आधार क्या था? तो बुद्ध ने इनको बताया था कि उनकी ताकत का यानी वजीर संघ की ताकत का मुख्य आधार जो है उनकी पारस्परिक एकता, नियमित सभाएं और परंपराओं का सम्मान करना है। उनकी विशाल लोहे की सेना है, उनके पास अत्यधिक सोना होना या उनकी अभेद्य दीवार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उनकी पारंपरिक एकता, नियमित सभाएं और परंपराओं का सम्मान करना ही वजीर संघ की सबसे मुख्य ताकत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में कौन सी 4 प्रमुख आश्रमों की अवधारणा विकसित होने लगी थी? तो आपको बताना कि वो 4 प्रमुख आश्रम कौन कौन थे। आपके पास ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, या केवल गृहस्थ और संन्यास, केवल बाल और बुद्ध, या धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रमों की अवधारणा विकसित उत्तर वैदिक काल में होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि महाजनपद काल में सिक्कों के प्रचलन से व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपके पास ऑप्शन है व्यापार अत्यंत आसान और सुगम हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भरता कम हो गई, व्यापार बंद हो गया, केवल राजा व्यापार करने लगे, या केवल विदेशी व्यापार हुआ। तो सही आंसर हो गया कि महाजनपद काल में सिक्कों का जब प्रचलन शुरू हो गया तो व्यापार पर अत्यंत आसान हो गया, सुगम हो गया और वस्तु विनिमय प्रणाली की पर निर्भरता कम हो गई। जो वस्तुओं को एक्सचेंज किया जाता था उसकी निर्भरता कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध के किस शासक को सर्वक्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो आपके पास ऑप्शन है महापद्मनंद, बिंबिसार, अजातशत्रु या घनानंद। तो सही आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। मगध के ये शासक हुआ था जिसको सर्वक्षत्रांतक कहा जाता है, यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाजनपद काल में कौन सा नगर सूती वस्त्रों और व्यापारों के लिए प्रसिद्ध था? तो आपके पास ऑप्शन है वाराणसी या काशी, तक्षशिला, कौशाम्बी या वैशाली। तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी या काशी जो है सूती वस्त्रों और व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी जो शिक्षा और व्यापार का बड़ा केंद्र मानी जाती थी? तो आपके पास ऑप्शन है गंधार, कंबोज, कुरु या सुरसेन। तो देखिए गंधार का राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी, कंबोज का हाटक था, कुरु का आपका हस्तिनापुर था और सुरसेन का मथुरा था। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सुरसेन के आपको राजधानी अभी मैंने बताया था कि आपके पास ऑप्शन है मथुरा, उज्जैन, विराटनगर या श्रावस्ती। तो सुरसेन का राजधानी मथुरा हुआ करती थी। सुरसेन जो है महाजनपद में से एक था। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आपके पास ऑप्शन है विराटनगर था, मथुरा था, तक्षशिला था या इंद्रप्रस्थ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विराटनगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आपके पास ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, कौशाम्बी, अयोध्या या राजगिरी। तो सही आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत का स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? यानी कौन सा एकमात्र जनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था? आपके पास ऑप्शन है अस्मक था, अवंती था, छेदी था या मल था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्मक जो है दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मक महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित था? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? गोदावरी नदी के तट पर था, नर्मदा नदी के तट पर था, कृष्णा नदी के या कावेरी नदी के। तो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां हुआ करती थी। ठीक है, आपको बताना है कि अवंती की जो 2 राजधानियां थी वो कौन कौन थी। आपके पास ऑप्शन है
उज्जैन उत्तर का और दक्षिण का महिष्मति। दूसरा है तक्षशिला और पुष्कलावती। तीसरा है राजगीर और वैशाली। चौथा है महिष्मति और कौशाम्बी। तो सही आंसर हो जाएगा उज्जैन और महिष्मति। ये उत्तरी अवंतिका और एक दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि महाजनपद काल में राजाओं की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या होता था? अस्थायी सेना, नियमित कर व्यवस्था और दुर्ग निर्मित राजधानियाँ। केवल धार्मिक मंत्र, केवल जनता का प्यार या केवल विदेशी सहायता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी सेना, नियमित कर व्यवस्था और दुर्ग निर्मित राजधानियाँ जो है महाजनपद काल के राजाओं की शक्ति का मुख्य स्रोत थी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है चित्रित घूसर यानी PGW का प्रयोग मुख्यतः किस वर्ग के लोग किया करते थे? आपके पास ऑप्शन है विशेष अवसरों के पर उच्च वर्ग या अमीर वर्ग के लोग भोजन के लिए, केवल दास करते थे, केवल विदेशी करते थे या केवल किसान करते थे? तो सही आंसर हो जाएगा विशेष अवसरों पर उच्च वर्ग या अमीर वर्ग के लोग जो है भोजन के लिए जो है चित्रित घूसर पात्रों का उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल में के संदर्भ में नगरीकरण को कौन सी क्रांति कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है द्वितीय नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण, तृतीय नगरीकरण या औद्योगिक क्रांति? तो सही आंसर हो जाएगा द्वितीय नगरीकरण यानी सेकंड अर्बनाइजेशन के नाम से इनको जाना जाता है महाजनपद काल को, जो 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी के बीच हुई थी। और ये अंतिम क्वेश्चन है राज राजा और प्राचीन गणराज अध्याय से मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के किस कालखंड के लिए राजनीतिक बदलाव को समझाता है? तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। उत्तर वैदिक काल के महाजनपद काल जो 3000 से 2500 वर्ष पूर्व का काल था, पाषाण काल को, हड़प्पा काल को या मौर्योत्तर काल को? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल से महाजनपद काल तक जो 3000 से 2500 वर्ष पूर्व का काल था, उसको ये अध्याय जो है भारतीय इतिहास के कालखंड में राजनीतिक बदलाव को समझाता है। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।